नमस्कार, आप देख रहे हैं एनबी न्यूज और मैं हूं आपके साथ योगेश पांडे। विधानसभा चुनाव 2022 के लिए पहले चरण की वोटिंग से एक दिन पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने समाचार एजेंसी एएनआई को दिए इंटरव्यू में कांग्रेस और सपा पर जमकर निशाना साधा। एक तरफ उन्होंने कांग्रेस को आज देश के हालत के लिए जिम्मेदार ठहराया, तो यूपी में सपा के शासन के समय के हालात का जिक्र कर अखिलेश यादव को घेरा है। उन्होंने कहा कि यूपी में पहले की सरकार में बहन बेटियां घर से बाहर नहीं निकल पाती थीं। आज उत्तर प्रदेश की बेटी कह रही है कि मैं शाम को अंधेरे होने के बाद भी अगर कहीं काम है तो जा सकती हूं। ये जो विश्वास पैदा हुआ है वो सुरक्षा के लिए बहुत जरूरी है। वहीं पंजाब की राजनीति से जुड़े सवालों पर पीएम मोदी ने कहा कि आज भाजपा पंजाब में सबसे विश्वसनीय पार्टी बनकर उभरी है। समाज जीवन के बहुत से वरिष्ठ लोग, राजनीति के बहुत बड़े महारथी भी अपने पुराने दल छोड़कर भाजपा में शामिल हुए हैं। हमने छोटे किसानों के लिए जो काम किया है उसकी पंजाब में जबरदस्त पहुंच है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने साल 2022 के अपने पहले इंटरव्यू में 5 राज्यों में होने वाले विधानसभा चुनाव, समाजवादी पार्टी के नेता अखिलेश यादव के बयानों और लखीमपुर हिंसा पर भी जवाब दिया है। पीएम मोदी ने कहा है कि भारतीय जनता पार्टी हार हार कर ही जीतने लगी है। हमने बहुत पराजय देखे हैं, जमानत जब्त होती देखी है। पीएम ने एक और जहां उत्तर प्रदेश के सीएम योगी आदित्यनाथ को प्रदेश की कानून व्यवस्था के लिए सराहा है, तो वहीं परिवारवाद के लिए कांग्रेस को कोसा भी है। जवाहरलाल नेहरू के लेकर संसद में दिए बयान पर पीएम मोदी ने कहा कि मैंने किसी के माता पिता नाना दादा के लिए कुछ नहीं कहा। मैंने देश के प्रधानमंत्री ने क्या कहा वो कहा था। मैंने बताया कि एक प्रधानमंत्री के ये विचार थे तब क्या स्थिति थी और आज प्रधानमंत्री के ये विचार हैं तब क्या स्थिति है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने क्या कुछ कहा वो आपको सुनवाते हैं। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने साल 2022 के पहले इंटरव्यू में 5 राज्यों में होने वाले विधानसभा चुनाव, समाजवादी पार्टी के नेता अखिलेश यादव के बयानों और लखीमपुर हिंसा पर भी जवाब दिया है। पीएम ने कहा है कि भारतीय जनता पार्टी हार हार कर ही जीतने लगी है। हमने बहुत पराजय देखे हैं, जमानत जब्त होती देखी हैं। पीएम ने एक और जहां उत्तर प्रदेश के सीएम योगी आदित्यनाथ के प्रदेश की कानून व्यवस्था के लिए सराहा है, तो वहीं परिवारवाद के लिए कांग्रेस को कोसा भी है। वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इंटरव्यू के दौरान यह भी कहा कि कुछ नेताओं पर कानून व्यवस्था पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की सराहना की है प्रधानमंत्री ने। उत्तर प्रदेश में कानून व्यवस्था से जुड़े सवाल पर पीएम मोदी ने सीएम योगी आदित्यनाथ की पीठ थपथपाई। पीएम ने कहा कि योगी जी की योजनाएं अच्छी हैं, इसलिए विपक्ष परेशान है। योगी जी ने समय सीमा में सभी काम पूरे किए हैं। आज यूपी की लड़कियां रात को बाहर निकल सकती हैं। योगी जी ने सुरक्षा को प्राथमिकता दी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने इंटरव्यू के दौरान ये बातें कही हैं और इसके साथ ही उन्होंने कहा है कि एक बार फिर भारतीय जनता पार्टी के मंत्र को चरितार्थ किया गया है। पीएम ने अपने इंटरव्यू में कहा कि भाजपा का मंत्र है सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास। हम इसी मंत्र को लेकर आगे चलना चाहते हैं। देश की एकता देश को आगे ले जाने के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। आज भारत में सबसे ज़्यादा एफडीआई है और ऐसे में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लखीमपुर हिंसा मामले पर भी बोला है। उन्होंने कहा है कि लखीमपुर खीरी हिंसा मामले पर बोलते हुए पीएम ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट जो कमेटी बनाना चाहती थी, राज्य सरकार ने सहमति दी। जिस जज के नेतृत्व में जांच चाहती थी, सरकार ने सहमति दी। राज्य सरकार पारदर्शिता के साथ काम कर रही है, तभी सुप्रीम कोर्ट की इच्छा के अनुसार सारे निर्णय करती है। और 5 राज्यों में होने वाले विधानसभा चुनावों को लेकर के भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक बड़ा विश्वास जताया है। उन्होंने कहा है कि मैं इस चुनाव में सभी राज्यों में देख रहा हूं कि भाजपा के प्रति एक लहर है। भारी बहुमत से भाजपा जीतेगी।
और हमें सेवा का मौका इन सभी 5 राज्यों में जनता देगी। जिन राज्यों में हमें सेवा का मौका मिला है उन्होंने हमें परखा है, हमारे काम को देखा है। पीएम ने आगे कहा कि भारतीय जनता पार्टी हार हार कर जीतने लगी है। हमने बहुत पराजय देखे हैं, जमानत जब्त होती देखी हैं। एक बार जनसंघ के समय चुनाव हारने पर भी मिठाई बांटी जा रही थी, तो हमने पूछा कि हारने पर मिठाई क्यों बांट रहे हैं, तब बताया गया कि हमारे 3 लोगों की जमानत बच गई है। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने इन सारी बातों का जिक्र किया है और विपक्ष को निशाने पर भी लिया है। और हमारे साथ इस बीच कुछ मेहमान जुड़ चुके हैं, आपका परिचय करा देते हैं। राहुल आनंद जी है, भारतीय जनता पार्टी के नेता हैं, आपका बहुत बहुत स्वागत है। सीके ठाकुर साहब जी जुड़ चुके हैं, कांग्रेस के नेता हैं, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। दिलीप यशवर्धन जी जुड़े हुए हैं हमारे साथ, राजनीतिक विश्लेषक हैं, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। दिलीप जी, आवाज आ रही है आपको? ठीक है। राहुल आनंद जी, सबसे पहले आप ही के पास आते हैं। इंटरव्यू हुआ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 2022 का ये पहला इंटरव्यू उन्होंने दिया है और उत्तर प्रदेश में आज से मतदान शुरू हो चुका है। मतदान के एक दिन पहले ये इंटरव्यू दिया जाना, क्या ये 5 राज्यों के जो चुनाव हो रहे हैं उनको एक संदेश देना, क्योंकि इस इंटरव्यू में 1 घंटे से ज़्यादा का इंटरव्यू है, वर्तमान से लेकर के इतिहास तक को लाया गया है इंटरव्यू में सामने। राहुल जी, आवाज मिल पा रही है? जी मिल रही है। आपको मेरी आवाज मिल रही है? जी मिल रही, बोलिए आप। देखिए, सबसे अहम बात यह है कि हमारे देश के अंदर हर वक्त कुछ ना कुछ चुनाव चलता ही रहता है। और माननीय प्रधानमंत्री जी ने जो अपने इंटरव्यू दिया था, उस इंटरव्यू का मकसद चुनाव से जोड़ने का नहीं है। मैं आपको बताना चाहूंगा कि देश के अंदर कभी भी पहले भी ऐसी परंपरा रही है कि जब सर्वोच्च पद पर बैठा व्यक्ति इंटरव्यू देता रहा है और अपनी बातों को जनता के बीच में पहुंचाते रहे हैं। लेकिन सबसे अहम बात यह है कि उन्होंने जो बातों की जो चर्चा की और उन्होंने जिन जिन पहलुओं पर ध्यान दिया, ये एक अहम मुद्दा है। और इससे ये पता चलता है कि हमारा देश भूतकाल में कैसा था, वर्तमान में कैसा है और भविष्य में कैसा हम परिकल्पना कर सकते हैं, ये इसमें झलकता है। और जहां तक चुनाव की बात है, तो माननीय प्रधानमंत्री जी ने पहले भी कहा था कि हम एक देश एक चुनाव में जाने का प्लान बना रहे हैं, आप मेरे साथ आइए। तो उस समय अगर विपक्षी पार्टियां प्रधानमंत्री जी का साथ देती या देंगी भविष्य में, तो जाकर जो भी मिथ्या है ये चुनाव से संबंधित, वो सारी मिथ्या खत्म हो जाएगी। ठीक है। सीके ठाकुर साहब जी, पूरा इंटरव्यू आपने भी मुझे लगता है सुना जरूर होगा। अब पूरा नहीं सुना होगा तो कुछ अंश जरूर सुने होंगे। किस नजरिए से कांग्रेस इस इंटरव्यू को पूरा ले रही है? देखिए, प्रधानमंत्री जी सिर्फ अपने लिए ये देते हैं सब कुछ, सिर्फ अपनी सोच है इनकी। क्योंकि अभी जो राहुल जी ने कहा कि प्रधानमंत्री जी काफी आगे की सोचते हैं, ये कुछ भी नहीं सोचते हैं, ये सिर्फ बिजनेस की बात करते हैं। देखिए, एक मैं मुद्दा बता रहा हूँ, जैसे अभी कह रहे थे कि मैं पंजाब में जाने वाला था, तो पंजाब में मैं इतना 1000 करोड़ रुपए देने वाला था। ये हर जगह देते हैं पैसे। इन पैसा होता क्या है? ये पब्लिक के पैसे जो कुछ बनती है उसको ये प्राइवेटाइजेशन में लगा देते हैं, निजीकरण में चले जाते हैं। आपको एक वाक्य में बताना चाहता हूँ। सेंट्रल इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड कंपनी, CEL कंपनी को 210 करोड़ में बेच दिया गया था। जब वहां के कर्मचारी, कांग्रेस के लोगों ने विरोध किया तो वो भी रुका हुआ है। 194 करोड़ उसका मात्र कीमत लगाया गया था। अब ये बताइए कि ऐसे प्रधानमंत्री जिसमें 100% शेयर था केवल सरकार की, और उसको एक नंदल फाइनेंस कंपनी को बेच देते हैं ये 210 करोड़ में। और जबकि उसके पास एक ऑर्डर बुक था 592 करोड़ का, 1600 करोड़ का ऑर्डर था। तो ये सब क्या है? देश को कहां ले जा रहे हैं? आप देखे होंगे कि जितना भी एयरपोर्ट बना पब्लिक के पैसे से बना, 6 एयरपोर्ट
जिन्होंने अडानी को दिया 50 साल तक के लिए, अब ये देश को कहां ले जा रहे हैं? गुलामी की ओर ले जा रहे हैं। कहने का मतलब है कि प्रधानमंत्री सिर्फ और सिर्फ बिजनेस की बातें करते हैं, जहां भी होता है वो सिर्फ, और अपने समूह को, जो समूह ने इनको प्रधानमंत्री बनाया, उस समूह के बूते ये वो काम करते, उसके लिए काम करते हैं। ये कहीं कुछ देने नहीं जा रहे। अभी जो उनका मुद्दा है कि मैं चुनाव किसी तरह से जीत लूं और वहां डेवलपमेंट के नाम पे सब कुछ करूं और फिर इसको अपने अपने लोगों को बांट दूं। मैं समूह ये ने उनका बनाया है कि मुद्दा है। देश की जनता ने बनाया है, सीके ठाकुर साहब जी? नहीं नहीं, देखिए समूह का पूरा फाइनेंस लगा। आपने देखा होगा जो मतलब 10,000 करोड़ से ऊपर का एड उस समय आ रहा था भारतीय जनता पार्टी का, पहली बार जब वो 2014 में बने थे। अब की बार मोदी सरकार, अब की बार फलना सरकार, ये इस टाइप का जो था, ये पूरा एड ने बनाया। लोगों को कैसे जीता जाए, किया क्या इन्होंने? पूरे देश को हिंदू मुसलमान के दायरे में बांट करके रखा। पूरे देश में देखिए बहुत कुछ आपने अभी देखा होगा जो वहां पर कर्नाटक में हो रहा है। जो परिवारवाद की बात करते हैं, कर्नाटक के मुख्यमंत्री कौन है, किनके बेटे हैं? पंकज सिंह कौन है, किनके बेटे हैं? शहनवाज हुसैन कौन है, किनके दामाद हैं? मतलब ये सब बहुत देखने की चीज है। परिवारवाद हर कोई करता है। मैंने आपके इंटरव्यू में पहले भी कहा था आपके साथ बात करते हुए कि लोग राजनीति करते हैं, चाहे वो प्रधानमंत्री का बेटा हो या मुख्यमंत्री का बेटा हो या एमएलए का बेटा हो। यदि वो राजनीति का उस करते हैं, वो इस देश का नागरिक है, उनका राइट है करने का। लेकिन प्रधानमंत्री का आपने भाषण सुना होगा उस दिन ही पार्लियामेंट में कि पूरे कांग्रेस को वो लपेटने का प्रयास किया। मतलब कि वो उनको कांग्रेस ने उनका नींद हराम कर रखा है, क्योंकि कांग्रेस जनता के लिए सोचती है। ये जो सीएल कंपनी 210 करोड़ में बेच दिया था, उस पर कांग्रेस ने हमला बोला। कांग्रेस जहां जहां उनको रोकती है, उनकी नींद उड़ जाती है। तो इसलिए वो कांग्रेस के खिलाफ ही बोलते हैं। 2 घंटे तक सिर्फ कांग्रेस के बारे में बोले पार्लियामेंट पे। ये कौन सा प्रधानमंत्री है? ये विकास के बारे में कुछ बोलते नहीं है, ये केवल इलेक्शन के बारे में बातें करते हैं। तो ये प्रधानमंत्री जी, देखिए इस देश को नकारना चाहिए। देश की जनता इनको नकार भी दिया है, आने वाले समय में बताएगा इनको। चलिए ठीक है। हमारे साथ दिलीप यशवर्धन जी भी जुड़ चुके हैं, राजनीतिक विश्लेषक हैं। बहुत बहुत स्वागत है आपका दिलीप जी। आपको आवाज मिल पा रही मेरी? जी दिलीप जी, यशवर्धन जी, आपने भी सुना होगा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जो इंटरव्यू हुआ है, घंटे से ज़्यादा का ये इंटरव्यू है, और इसे किस नज़रिए से लेना चाहिए पूरे इंटरव्यू को अगर देखा जाए तो? ये हम 1 घंटे की एक पॉलिटिकल पिक्चर देख रहे थे और उस पिक्चर में हम सिर्फ वन साइडेड पिक्चर देख रहे थे कि पीछे की सरकारों ने कितना गलत किया है। बस यही हम पिक्चर में देख रहे हैं। इलेक्शन जब आते हैं तो इलेक्शन की शुरुआत होती है विकास के कार्यों की बात चर्चा से। ये किया, हमने ये बनाया, हमने ये किया, हमने वो किया। लेकिन इलेक्शन जैसे जैसे करीब आता जाता है, सारे पीछे हो जाते हैं और जो ट्रेडिशनल मुद्दे होते हैं इलेक्शन के, जो देश में वर्षों से चले आ रहे हैं, वही मुद्दे आकर के अंत में चुनाव के मुद्दे बन जाते हैं। मैं कितना अच्छा हूँ ये पीछे हो जाता है, लेकिन सामने वाला कितना बुरा है इस पर सबसे ज्यादा जोर दिया जाता है। इतिहास में जो खराब था, हम मानते हैं इतिहास बहुत खराब था हमारा, हम गुलाम भी थे, उसके बाद हम आजाद हुए और बहुत सारी चीजें इस देश में हो सकती थी, वो नहीं हुई। कांग्रेस ने सत्ता संभाली, कांग्रेस बहुत कुछ कर सकती थी, नहीं करा, ठीक बात है, मानते हैं, सारी चीजें ठीक है। लेकिन अब सत्ता जिसके हाथ में है, अब तो 7 साल का समय भी छोटा समय नहीं होता है, 5 साल का समय भी ऐसा कम समय नहीं होता है। और बहुत ज्यादा इतिहास को गिनाना मैं नहीं मानता हूँ कि सामाजिक नजरिए से बहुत ज्यादा ठीक है। समाज का इतिहास का संज्ञान हमें लेना चाहिए, लेकिन इतिहास ही आपके चुनाव का आधार हो ऐसा नहीं होना चाहिए। अब आपने 5 साल में क्या डेवलपमेंट के काम किए हैं, आपने जनता को क्या दिया है, सामाजिक आर्थिक राजनीतिक न्याय आपने किस तरीके से जनता को सर्व किया है, आपको ये बताने की जरूरत है। और जनता उस पर अपना तय करेगी कि आपको वोट देना है कि नहीं देना है। पुरानी सरकारों में अगर बुराई ना होती तो वो सत्ता से बाहर क्यों होते? बिल्कुल। तो ये बताने की किसी सत्ताधारी को जरूरत नहीं है, ये तो जनता बता रही है कि हम पुरानी सरकारों में कुछ नहीं थे, कारण क्या है, जो गिराव कुछ नहीं थे, इसलिए हमने सत्ता से उनको उतारा और आपके हाथ में सत्ता सौंप दी। तो पुरानी सरकारों की बुराइयां गिनाते रहने से जनता पे प्रभाव बहुत ज्यादा नहीं पड़ता है। जनता इन सारी बातों को जानती है,
और आपने क्या अच्छा किया है ये आप बताएंगे तो ज्यादा बेहतर होगा, क्योंकि आपने अलग अलग सेगमेंट में काम किया है, अलग अलग लोगों के लिए काम किया है। तो हो सकता है मैं आपके सारे विकास कार्यों को ना जानता हूँ। एक साधारण आदमी होने के नाते मुझे अपनी रोजी रोटी से मतलब है, सिर्फ अपने काम पे जाता हूँ, नौकरी जाता हूँ, दुकान जाता हूँ, मुझे राजनीति से कोई लेना देना नहीं है। तो मुझे ये जानने की जरूरत है कि वर्तमान सरकार ने किया क्या। या तो जो किया होगा मेरे लिए किया होगा तो मुझे दिख जाएगा, मेरे लिए नहीं किया किसी और सेगमेंट के लिए किया है तो वो मुझे जानने की जरूरत है। लेकिन पुरानी सरकारों ने क्या नहीं किया ये जानने से मेरा भला नहीं होगा, ना इस देश में डर। बिल्कुल बिल्कुल ठीक बात। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि दिलीप यशवर्धन जी इंटरव्यू में उत्तर प्रदेश की वर्तमान सरकार को, योगी आदित्यनाथ के कामों को काफ़ी सराहा गया और जिस तरीके से कहा गया कि कानून व्यवस्था बिल्कुल चाक चौबंद है, चुस्त दुरुस्त है। पंजाब को लेकर के जिस तरीके से कहा गया कि पंजाब में लोगों का विश्वास भारतीय जनता पार्टी के प्रति बढ़ा है और जो पूर्ववर्ती सरकारें थी उत्तर प्रदेश में जंगल राज था, कानून का कोई नामो निशान नहीं था। तो जिस तरीके से ये पूरी बातें कही गई, क्या वास्तव में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा ये बातें कही गई जमीनी हकीकत है, धरातल पर ये दिख रही हैं क्या वास्तव में? मुझे तो पंजाब पर भी जो बोला गया वो नजर नहीं आ रहा है कहीं कि पंजाब के लोगों का विश्वास अगर भारतीय जनता पार्टी के प्रति जागता हुआ दिख रहा हो, या क्योंकि किसानों को लेकर के जिस तरीके से उन्होंने कहा कि काम किए गए हैं वो हर व्यक्ति तक पहुंचाने का काम किया जा रहा है और किसान उससे संतुष्ट नजर आ रहे हैं। देखिए, कांग्रेस को लेकर के जो आदरणीय मोदी जी का बयान है वो उतना ही सत्य है जितना प्रियंका गांधी जी का उत्तर प्रदेश को लेकर। इस तरीके से प्रियंका जी क्लेम करें कि उत्तर प्रदेश में हम सरकार बनाएंगे, इस बात में उतनी ही सच्चाई है जिसमें प्रधानमंत्री जी की बात में सच्चाई है कि हमारा कांग्रेस में जनाधार बढ़ रहा है। और ज्यादा अब समय कहाँ रह गया, आपको 1 महीने की बात है, जिसको जो बोलना है बोल ले। 1 महीने के अंदर सरकार तय कर देगी कि कौन किसकी तहसी है। और पंजाब में भारतीय जनता पार्टी का जनाधार बढ़ रहा है या उत्तर प्रदेश में कांग्रेस का जनाधार बढ़ रहा है, ज्यादा दिन का समय नहीं रह गया। ये सिर्फ बातें हैं। मैंने कहा ना कि चुनावी समय जब आ जाता है तो वही ट्रेडिशनल तरीके जो इस देश में वर्षों से चले आ रहे हैं वही ट्रेडिशनल तरीके अपनाए जाते हैं। कांग्रेस को आप क्या देने वाले थे, वो आप नहीं देने वाले थे, भारत की सरकार देने वाली थी। मोदी जी नहीं देने वाले थे, भारत की सरकार देने वाली थी। सरकार और पार्टी ये दोनों में फर्क होता है। जब तक आप संवैधानिक पद पे नहीं बैठते हैं तब तक आप पार्टी होते हैं। जैसे ही आप संवैधानिक पद पे बैठते हैं तो आप सरकार हो जाते हैं और उस पार्टी के मेंबर हो सकते हैं। लेकिन जो काम करती है वो सरकार करती है, वो पार्टी नहीं करती। बिल्कुल। जो फंड आप खर्चा करते हैं वो पार्टी का नहीं खर्चा करते हैं, वो सरकार का फंड खर्चा करते हैं। जो स्कीमें आप बनाते हैं वो सरकार के बिहाफ पे बनाते हैं, पार्टी के बिहाफ पे नहीं बनाते हैं। तो जनता को जो भी दिया जा रहा है वो सरकार के द्वारा दिया जा रहा है और सरकार किसी पार्टी की नहीं होती। सरकार अपने आप में एक एंटिटी है। बिल्कुल ठीक बात आप कह रहे हैं। लेकिन अक्सर देखने को मिलता है किसी भी राजनीतिक दल की सत्ता पर हो, चाहे राज्य में हो चाहे केंद्र में हो, वो हमेशा इसी बात को लेकर के जोर देती है कि हमारी पार्टी की सरकार ने। दरअसल वो किसी पार्टी की सरकार नहीं होती है। आप पार्टी के एक प्रतिनिधित्व करते हुए आप सदन तक जाते हैं और सरकार बनाते हैं, लेकिन वो पूरे देश और राज्य की सरकारें होती हैं। तो इस वजह से जिस तरीके से दिलीप जी ने कहा कि वास्तव में वो सरकारें जो होती हैं वो काम करती हैं, उनका दायित्व होता है और जनता की गाढ़ी कमाई का जो टैक्स जाता है उससे वो सारा काम करती हैं, ना कि पार्टी फंड में जो पैसा जमा होता है उससे वो काम नहीं करती हैं। कहीं मत जाइएगा, रुकते हैं छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद फौरन हाजिर होते हैं। ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी का स्वागत है। हमारे साथ लगातार तीनों मेहमान जुड़े हुए हैं और सीधे आएंगे राहुल आनंद जी आपके पास। अभी दिलीप जी ने जिस तरीके से बात कही, मुझे लगता है बहुत अच्छी बात कही है कि सरकारें किसी भी पार्टी की हों, वो इस बात का दावा करती रहती हैं कि हमने ये कर दिया, हमने वो कर दिया। यानी जो कुछ अच्छा हो जा रहा है तो हमने किया, जो खराब हो जा रहा है तो विपक्षी ने किया था, या इतिहास को हम याद दिलाते हैं कि तब ये हुआ था, इसकी वजह से अब ये नहीं हो पा रहा है, इतने गर्त में हम चले गए हैं कि उभरना और ऊपर आना बड़ा मुश्किल हो पा रहा है। तो आएंगे लेकिन समय लगेगा। तो ये तमाम सारी चीज़ें होती हैं। क्या वास्तव में कोई पार्टी, हम किसी आपकी पार्टी की नहीं कर रहे हैं, किसी भी पार्टी का कोई भी पार्टी फंड जो होता है उस फंड के जरिए सरकार को ये कहती है क्या कि नहीं साहब हमारी पार्टी में ये इतना फंड पड़ा हुआ है, इस पैसे का आप इस काम में सदुपयोग कीजिए? मुझे तो लगता है ऐसा नहीं होता है। सुन रहा था और मैं आपकी भी सवाल का जवाब देता हूं। सबसे जरूरी बात यह होती है किसी भी
पार्टी के नेतृत्व करने वाले जो सरकार को बनाते हैं, पहली बात उसमें इच्छा शक्ति कितनी है काम को करने के लिए और तय समय के अंदर कितने कार्यों को कर सकते हैं, तभी जाकर वो जो सरकार बैठती है देश के अंदर वो अपनी कामों को गिनाती है और जनता के बीच में ये भरोसा कायम करती है कि हमारी सरकार ने, हम ये संबोधन ये जरूर करते हैं कि हमारी सरकार ने करते हैं, हम ये नहीं करते हैं कि या कहीं संबोधन करते हैं तो जब आप पार्टियों को लेकर करते हैं तो एनडीए कहते हैं कि एनडीए गठबंधन की सरकार कहते हैं। तो इसका तात्पर्य यही होता है कहीं ना कहीं कि मेरी इच्छा शक्ति कितनी है अपने कार्यों को कर देने के लिए तय समय के अंदर। जो 60 महीने का जो वक्त मिलता है उस वक्त के अंदर हमने कितने कार्यों को किया, ये निश्चय ही पार्टी फंड से कोई कार्य नहीं की जाती है। देश का पैसा होता है, जनता की जेब का पैसा होता है, तो हम उनका सम्मान करते हैं। उस पैसे को कहाँ यूटिलाइज किए इसका हम हिसाब देते हैं। जो गलतियां होती हैं पूर्व की सरकारों से उस पर हम चर्चा जरूर करते हैं, उनका हम आउटलाइनिंग इसलिए करते हैं ताकि उनको ये हम बता सके कि हमने अगर 7 साल के अंदर ये कार्य किया है तो 7 साल के अंदर आपने क्या किया। हम ये तुलनात्मक अध्ययन करते हैं और जनता के बीच में उस बातों को रखते हैं। और मैं आपको इस चीज के लिए और विश्वास दिलाना चाहूंगा कि अभी जो देश के अंदर का जो माहौल है, राहुल जी देखिए अभी दिलीप जी ने बहुत अच्छी बात कही है कि उन्होंने कहा कि दरअसल इतिहास को इतना भी नहीं याद करना चाहिए कि इतिहास को याद करते ही हम चुनाव पर टिके रहें कि हमें इतिहास को याद करके ही चुनाव को जीतना है। देखिए 5 साल आप पहले भी काम कर चुके हैं, 2014 से रहे हैं, उसके बाद आप दूसरी बार केंद्र में सत्ता पर आए हैं। अगर उत्तर प्रदेश का जिक्र करें तो वहां पर भी आप 5 साल सत्ता में रहे हैं। ठीक है, आपने अपने कामों को गिनाइए। अब आप नेहरू साहब को लेकर के हर बात में आ जाते हैं, वो चाहे सदन को हो चाहे सदन के बाहर हो। अरे भाई ठीक है, जो हुआ सो हुआ। आप इतिहास में मतलब इतना हर जगह वही बात आप ला कर खड़ा कर देते हैं। आप ये बताइए ना कि हमने 5 साल में 8 साल में ये काम किया। जो देश का जो हिस्ट्री है, जब हम हिस्ट्री की बात करते हैं और जब हम पुस्तकों का जब अध्ययन करते हैं तो हमें औरंगजेब के बारे में बताया जाता है, हुमायूं के बारे में बताया जाता है और देश के प्रधानमंत्रियों के बारे में बताया जाता है। इतिहास जो भूतकाल होता है उसी से वर्तमान और भविष्य की परिकल्पना की जाती है। तो हमें ये बताना आवश्यक इसलिए होता है, हम अपनी पीढ़ियों को बताते हैं कि पहले क्या इच्छा शक्ति थी, अब क्या इच्छा शक्ति है, आगे हम क्या कर सकते हैं। तो इतिहास से अगर आप छोटे से उदाहरण उठाइए तो जब हम कहीं जाते हैं तो हमारे खानदान की चर्चा की जाती है कि वहां इसके दादा कैसे थे, परदादा कैसे थे, पिताजी कैसे हैं, बेटा कैसा है और उनका बेटा कैसा है। तो ये झलकाता है कि पीढ़ी दर पीढ़ी किस प्रकार से बुराइयों को नहीं बताते हैं कि दादाजी उनके आम चोरी से तोड़ के लाते थे, बगल वाले जो पड़ोसी के पेड़ लगे हुए हैं वहां से आम, वो बताते हैं कि दादाजी हमारे ऐसा काम करते थे, अच्छा काम करते थे। उन्हें एक सही दिशा में ले जाने का काम करते हैं, अच्छाइयों को बताने का प्रयास करते हैं। आप भी कहते हैं ना कि बाबर हुमायूं को क्यों पढ़ाया जाए भाई, आप भी कहते हैं ना क्यों पढ़ाया जाए, बुरे लोगों को, बुरी आदतों को क्यों याद किया जाए। अभी आप बताइए। नहीं, आप ये बताइए, आप इस बात को स्वीकारते हैं, आप कहते हैं कि नहीं कहते हैं कि बुरी आदतों या बुरे लोगों को क्यों याद किया जाए, आप कहते हैं कि नहीं कहते हैं। देखिए, जब हम एक पॉजिटिविटी की तरफ बढ़ते हैं तो हमें ये बात हम जरूर कहते हैं कि बुरी आदतों को छोड़ो, अच्छी आदतों को अपनाओ। लेकिन बुरी आदतों का चर्चा किया जाता है कि वो बुरी आदत क्या है, उसके बाद उसका विश्लेषण जरूर किया जाता है, तभी अच्छी आदत लेते हैं। जब मुझे ये पता ही नहीं होगा कि वो बुरी बात क्या है और देश आज से करीब 10 साल पहले किस हिसाब से था और अब कैसा है, तो ये फर्क तो बताना पड़ेगा। जब हम डिफरेंसेस नहीं तय कर पाएंगे, सारी सरकार काम करेगी, भारतीय जनता पार्टी की भी सरकार काम करेगी, लेकिन जो इच्छा शक्ति होती है तय समय के अंदर कार्यों को कर लेने की, ये गिनाते हैं हम। और माननीय प्रधानमंत्री जी ने कल जो इंटरव्यू दिया है उसमें उत्तर प्रदेश का जिक्र किया है। क्या उत्तर प्रदेश की कानून व्यवस्था पहले से अच्छी नहीं हुई? क्या वहां पे जो पहले जो कानून के रखवाले 2-3 ही लोग होते थे, क्या वो कानून सबके लिए बराबर नहीं बना? परिस्थिति बदली है। तो हम ये चर्चा जरूर करेंगे कि पहले परिस्थिति क्या थी, अब परिस्थिति क्या है और आगे क्या बनेगी। तो हम अगर अच्छा काम करते हैं तो बुरे काम का चर्चा तो हम करेंगे ही कि वो बुरा हुआ था, हमने अच्छा किया। अब कल जो दूसरी पीढ़ी बैठेगी मेरे सामने, वो मेरी बुराई करेगी, वो बताएगी कि इन्होंने क्या गलती की थी, आगे क्या मैं कर रहा हूं करके। सीके ठाकुर साहब जी, कब तक ये बोझ ढोएंगे भाई नेहरू साहब का? और जिस तरीके से हर बात पर आ जाते हैं वो, अब तो मुझे लगता है कि आपको ये भार लगने लगे होंगे क्या, ये ऐसे नाम सुन करके? भार नहीं है, ये प्रधानमंत्री जी की क्या मंशा है मैं आपको बताना चाहता हूं कि प्रधानमंत्री जी जो बेसिक काम हमने किया
जो नेहरू जी से लेके इंदिरा जी हो, राजीव जी हो, हम्म जो बेसिक वर्क कांग्रेस ने किया, इंफ्रा है, जैसे भाखरानगर डैम है, फरक्का डैम है, इस तरह का जो कृषि बेस काम था, उन्होंने देखा था कि किसानों, जब तक हमारा कृषि प्रधान देश है, हम्म जब हम खेत को ठीक नहीं करेंगे, किसान को ठीक नहीं करेंगे, तो यहाँ कुछ भी होना मुश्किल है। हम्म तो वो काम हो गया। प्लस आपको, और मैं अभी आपके चैनल पे बोल रहा हूँ, पहले हम लोग केवल दूरदर्शन में देखा करते थे, दुनिया में सब कुछ डेवलपमेंट हो गया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया से लेकर हर कुछ, एक प्लेटफॉर्म हर जगह तैयार हो गया। तो अब अलग अलग बातें होती है, लेकिन बेसिक काम जो कांग्रेस ने कर दिया, कांग्रेस के शासन काल में हुआ, उस काम को गिनाते नहीं है। जो हर काम उन्होंने अच्छा किया उसको ये बेच दे रहे हैं, इसको हटा दे रहे हैं। अब लाल किला को देखिए कहां दे दिए। वो लाल किला एक हम लोग का सांस्कृतिक धरोहर है, हम लोग वहां लोग देखने जाते हैं, पैसे दे, उसका काउंट कर रहा है अडानी अंबानी किसी को दिया हुआ है। कहने का मतलब है कि ये हर चीज को बेचने का काम करते हैं। तो ये पिछली बुराइयों को गिनाते हैं, जो अच्छाई वो दिखाते नहीं उसको। लेकिन हम चूंकि वो इसलिए दिखाते हैं कि चूंकि कांग्रेस के लोग इनको हर जगह जहां ये गलत काम करने जाते हैं उनको रोक देते हैं, तो इनको गुस्सा आता है। इनके मित्र कौन है देख लीजिए। मैंने क्या कहा कि लोकसभा, आप आम जनता, जो गरीब के बीच से कोई आदमी है क्या अभी लोकसभा में बैठा हुआ? गरीब का कोई बेटा है क्या? ओम बिरला कौन है, उनका देख लीजिए चरित्र, मैंने उनका उनका इतिहास की वो क्या है, कौन थे, बिजनेसमैन है क्या है? अमित शाह क्या है? तो आम जनता के बीच से कोई गरीब का बेटा पार्लियामेंट में आज नहीं है। जो पैसे वाले हैं सिर्फ वो पार्लियामेंट घुस रहे, जिसका पैसे हो जा रहे हैं। तो जब तक आम जनता के बीच से लोग नहीं जाएंगे, प्रधानमंत्री मोदी जी आम जनता से कह करके तो गए थे, लेकिन सबके वो गुलाम हो गए हैं। वो सारे जितने व्यवसायी लोग उनके गुलाम, उनके लिए काम कर रहे हैं। तो मतलब है कि यह देश को वो अपना चोरी छुपाने के लिए सब कुछ जो है वो पिछली बातों को गिनाते हैं। भाई आप सामने क्या कर रहे हो उसको तो गिनाओ ना। ठीक, आप उत्तर प्रदेश में यदि आप बहुत काम कर लिए, बहुत डेवलपमेंट हो गया, बहुत कुछ आगे बढ़ गया, तो फिर आप उसको गिनाओ। आप ये क्यों कहते हैं कि नेहरू जी, आज यूपी का चुनाव है, पंजाब का चुनाव है, आप नेहरू जी को, इंदिरा जी को याद कर रहे हो? ठीक बात। अगर आपने बुराई काम को किया गिनाने तो जा रहे हो, कामों उनकी अच्छाई को गिनाइए। मत गिनाओ। पूर्ववर्ती सरकारें काम नहीं की थी, इसी वजह से जनता ने उनको बेदखल कर दिया सत्ता से। चर्चा में वापस आएंगे, फिलहाल वक्त तो चला एक और छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद फौरन हाजिर होते हैं। ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी का स्वागत है और चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। हमारे साथ लगातार तीनों मेहमान जुड़े हुए हैं। दिलीप यशवर्धन जी, आपके पास आएंगे। कोरोना काल का भी जिक्र किया प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने। उन्होंने कहा कि दरअसल जब कोरोना काल था तो उस दौरान ये कहा गया था कि जो जहां है वहीं रहे, लेकिन कांग्रेस ने फ्री में टिकट दे करके उन्हें जाने के लिए प्रोत्साहित किया। आम आदमी पार्टी जीपों में जाकर के, झोपड़ियों में जाकर के बताती थी जीपों से कि लॉकडाउन लगने वाला है, आप लोग यहां से जाइए। तो ऐसे में जो ये पैनिक स्थिति देखने को मिली है, ये कांग्रेस और जो भी विपक्ष के दल थे उनकी वजह से पूरी स्थिति को देखने को मिली है, जो स्थिति पैदा हुई थी सामने। नहीं राहुल, योगेश जी, मैं इस बात को पूरी तरीके से नहीं मानता हूँ कि ये सिर्फ स्थिति कांग्रेस की वजह से पैदा हुई थी। ये स्थिति पैदा हुई थी लोगों के दिमाग में भविष्य की अनसर्टेनिटी को लेकर। लोगों को ये पता नहीं था कि अब आगे क्या होने वाला है। 20 दिन का लॉकडाउन हो गया तो वो खाना कैसे खाएंगे, उनका परिवार कैसे बनेगा। कांग्रेस का इसमें कहाँ रोल है, आम आदमी पार्टी का कहाँ रोल है? ठीक है कि उसको लेकर के कुछ राजनीति जरूर हुई थी, लेकिन कोई भी व्यक्ति जब तक उसको अपना भविष्य अंधकार में नहीं दिखेगा वो किसी के बहकावे में नहीं आएगा। अगर मान लीजिए जो लोग पलायन पे निकले थे, अगर उनके पास वहां रहने की, खाने की सुविधा होती, उन्हें ये चिंता नहीं होता कि वो 20 दिन 1 महीना कैसे सरवाइव करेंगे, या उनका रोजगार सुनिश्चित होता, उन्हें ये नहीं लगता कि हमारा रोजगार अब चला जाएगा, फैक्ट्रियां बंद हो जाएंगी, दुकानें बंद हो जाएंगी, तो वो क्यों पलायन करते? मेरे पास आज सक्षमता है तो मैं किसी के कहने से अपना घर छोड़ करके क्यों चला जाऊंगा? कोई नहीं जाएगा। तो ये हो सकता है कि ये दोनों कारण हो सकते हैं कि उनको उनका भविष्य भी अंधकार में दिख रहा था और उसमें राजनीति हो गई तो वो सोने पे सुहागा हो गया। लेकिन सोल कारण यही रहा हो कि कांग्रेस ने बहका दिया था या आम आदमी पार्टी ने बहका दिया था, ये मैं नहीं मानता। हाँ, ये जरूर है कि जो महाराष्ट्र से
अदर देन महाराष्ट्र के लोग पलायन किए, या दिल्ली से जो दिल्ली के बाहर के लोग थे उनको पलायन कराया गया। ये राजनीति जरूर थी कि वहां से इनको हटाया जाए। बिहार के लोगों को दिल्ली ने भगाया, बिहार के लोगों को महाराष्ट्र ने भगाया, और बिहार के लोगों को लेकर के महाराष्ट्र में पहले भी हमेशा भी ये चलता रहता है। तो यहाँ पर राजनीति जरूर की गई थी। महाराष्ट्र की सरकार ने, दिल्ली की सरकार ने जानबूझ के ये कोशिश करी थी कि बिहार के लोग या अन्य राज्यों के लोग वहां से पलायन कर जाएं। और उसका एक कारण ये भी था कि उत्तर प्रदेश में या जहां भी लोगों को भेज दिया जाएगा तो कोरोना फैलेगा, तो हमारे राज्य की ही बदनामी क्यों हो, क्योंकि यहाँ पर इंडिया अखंड भारत होने के साथ साथ राज्यों में खंडित है आज भी। तो और अलग अलग स्टेट्स में अलग अलग लोगों की सरकारें हैं, तो वो चाहते हैं कि हमारे सरकार की बदनामी ना हो। अगर हमारे यहाँ कोरोना फैल रहा है तो हम थोड़ा सा पड़ोस में भी भेज दें ताकि उनकी भी बदनामी हो, ताकि इल्जाम लगे तो अकेले हम उसके लिए ब्लेम ना किए जाए, बाकी लोग भी ब्लेम किए जाए। बिल्कुल ठीक बात। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि इस इंटरव्यू के दौरान तमाम सारे पहलुओं पर बात हुई, तमाम सारी चीज़ों पर जिक्र हुआ, और खासतौर पर जो पूरा फोकस रहा कहीं ना कहीं, अगर पूरे इंटरव्यू को देखा जाए तो विपक्ष निशाने पर रहा है। किसी का हम जिक्र कर रहे हैं, किसी भी राजनीतिक दल का जिक्र कर लें, चाहे कांग्रेस का जिक्र कर लें, चाहे समाजवादी पार्टी का जिक्र कर लें, चाहे बिहार का जिक्र कर लें। अच्छा, बिहार के जिक्र से एक याद आई बात कि बिहार में जिस तरीके से अब भारतीय जनता पार्टी और जेडीयू खुद आमने सामने नजर आ रही है, क्योंकि बिहार को विशेष राज्य का दर्जा देने की मांग लंबे समय से चल रही है। जेडीयू उसको लेकर के एक बार फिर से मुखर हो गई है, आवाज उठा रही है, और ऐसे में भारतीय जनता पार्टी के नेता ही, यानी वहां के जिला अध्यक्ष बिहार के ही, वो ये कह रहे हैं कि जिस तरीके से जो पैसा दिया जा रहा है केंद्र सरकार की तरफ से बिहार को, जो महाराष्ट्र से ज्यादा दिया जा रहा है, पश्चिम बंगाल से ज्यादा दिया जा रहा है, जो टैक्स आ रहा है बिहार सरकार के पास, वो एक बड़ी तादाद में आ रहा है। आंकड़ों के साथ उन्होंने बताया, बावजूद इसके सरकार में विकास नहीं हो पा रहा, बिहार में डेवलपमेंट नहीं हो पा रहा है। ये राज्य सरकार की नाकामी है। और ऐसे में जिस तरीके से अब ये दो फाड़ दिखने लगी है, आने वाले समय में जिस तरीके से ये दो फाड़ दिखती है, ये क्या वास्तव में भारतीय जनता पार्टी के लिए खतरनाक साबित हो सकती है? भले ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी अभी बिहार में नीतीश सरकार को लेकर के उनका जो रुख है वो सॉफ्ट है, लेकिन बीजेपी नेताओं का ऐसा रुख देखने को मिल नहीं रहा है। दिलीप जी। जी, मुझसे पूछा आपने? जी, आपसे। जी, राहुल जी सवाल मुझसे किया योगेश जी? दिलीप जी, आपसे। देखिए, उत्तर प्रदेश और बिहार जो हैं, ये दोनों बीमार स्टेट्स की गिनती में आते हैं। अभी भी स्थिति बीमार स्टेट्स की गिनती में ही आता है, और मैं इस बात की सख्त खिलाफत करता हूं कि किसी भी राज्य को स्पेशल राज्य का दर्जा दिया जाना चाहिए। अगर केंद्र सरकार को स्पेशल राज्य का दर्जा देकर के वहां पैसा देना है, तो उससे बेहतर है कि वो डेवलपमेंट के प्रोजेक्ट्स लेकर के आ जाए, सेंट्रल गवर्नमेंट डेवलपमेंट के प्रोजेक्ट्स लेकर के आ जाए। क्योंकि पैसा देने से क्या होता है कि बंदरबाट शुरू हो जाती है। पैसा जो डेवलपमेंट के नाम पे आता है, और ऐसा नहीं कि डेवलपमेंट के नाम पे पैसा पहले आया नहीं है, आज भी हजारों करोड़ रुपया स्टेट्स को सेंटर के द्वारा डेवलपमेंट के नाम पे दिया जाता है, गरीबी उन्मूलन के नाम पे दिया जाता है, माइनॉरिटीज के नाम पर दिया जाता है, रिजर्वेशंस के नाम पे दिया जाता है, एजुकेशन के नाम पे दिया जाता है, लोन माफी के नाम पे दिया जाता है। बहुत सारे हर विभाग, हर स्टेट में वित्त विभाग बना हुआ है, स्टेट फाइनेंस कमीशन बने हुए हैं, स्टेट फाइनेंस कमीशन का यही काम होता है। लेकिन क्या वास्तव में वो पैसा डेवलपमेंट पे लग पाता है, या सरकारी कामों में घुमा करके वो पैसा नेताओं के अपने पास चला जाता है? तो जब तक प्रॉपर मॉनिटरिंग, इस देश में किसी भी स्टेट में पैसे की कमी नहीं है। अगर कमी है तो पॉलिटिकल विल की कमी है कि इस देश को या इस प्रदेश को कैसे स्ट्रांग बनाना है, और ईमानदारी की कमी है। ईमानदारी से अगर ये पैसा, जितना पैसा आज की डेट में इस देश प्रदेश में है, अगर वो पैसा ईमानदारी से डेवलपमेंट में लगा दिया जाए तो आपका देश बहुत ज्यादा तरक्की कर जाएगा। लेकिन यहाँ पर जो डेवलपमेंट है वो डेवलपमेंट पॉलिटिक्स ओरिएंटेड है कि हम कितना फ्री बांटने की बात करते हैं। आज देखिए ना, हर राजनीतिक पार्टी में फ्री बांटने की होड़ लगी है। किसी का भी आप संकल्प मैनिफेस्टो उठा करके देख लीजिए, फ्री की बाहर लगी हुई है। ऐसा लगता है कि राजनीतिक पार्टियां अपने पार्टी फंड से फ्री देने वाली हैं। सरकार के खाते में पैसा कैसे आएगा, इस पर किसी का ध्यान नहीं है। इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट कैसे होगा, इस पर किसी का ध्यान नहीं है। व्यापारियों की कमर कैसे मजबूत होगी, इस पर किसी का ध्यान नहीं है। लेकिन हम फ्री बांटेंगे, हम ये भी फ्री देंगे, हम वो भी फ्री देंगे, हम खाना भी फ्री देंगे, राशन भी फ्री देंगे, पेट्रोल भी फ्री देंगे, डीजल देंगे, गैस देंगे, लैपटॉप देंगे, सब कुछ फ्री दे देंगे।
और उसके अलावा ये तो फ्री के डिक्लेरेशन हो गए, उसके अलावा जो माइनॉरिटीज के नाम पे पैसा जा रहा है वो जाता रहेगा, जो रिजर्वेशन के नाम पे पैसा जा रहा है वो जाता रहेगा, जो फ्री एजुकेशन के नाम पे पैसा जा रहा है वो जाता रहेगा। तो कुल मिलाकर के इस देश में पैसे की कमी नहीं है, कमी है उसके सही एप्लीकेशंस की और ईमानदारी। ठीक बात। जिस तरीके से राहुल आनंद जी, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने, आपसे भी वही कहेंगे कि दरअसल पूरे इंटरव्यू में मैंने भी देखा जो कि विपक्ष ही निशाने पर रहा। अब उन्होंने एक बात कहा तो मुझे भी बड़ा आश्चर्य हुआ कि उन्होंने कहा कि किसी ने मुझे एक पत्र लिखा, उसमें यह बताया गया कि समाजवादी पार्टी के 45 लोग किसी न किसी पद पर हैं। मुझे तब बहुत अच्छा लगता और शायद मैं बहुत खुश होता प्रधानमंत्री जी ये कहते कि मुझे गांव की किसी वृद्धा ने, मुझे गांव के किसी युवा ने, किसी व्यक्ति ने मुझे ये पत्र लिखा कि मेरी नौकरी नहीं लग रही साहब, या कुछ अपनी और समस्या बताता, तो मुझे लगता है मुझे भी बहुत खुशी होती है कि वास्तव में लोगों के पत्र जा रहे हैं। ऐसा नहीं कि नहीं लिखे जा रहे हैं, लिखे जा रहे हैं, बहुत सारे पत्र लिखे जा रहे हैं, पीएमओ जाते हैं। मुझे लगता है अगर उन पत्रों का जिक्र करते और हमने उनके निराकरण के लिए ये कदम उठाया, पीएमओ को सख्त निर्देश दिए, तो वो ज़्यादा बेहतर होता। मुझे ये नहीं लगता है कि किसी ने ऐसे पत्र, हो सकता है लिख भी दिया हो, मैं ये नहीं कहता हूँ कि नहीं ही लिखा होगा, अगर लिख भी दिया होगा तो ऐसे मुद्दों का जिक्र करना क्या भाई। आप तो हमेशा परिवारवाद का आरोप वैसे भी लगाते रहे खुले मंचों से, जनसभाओं में, और वही परिवारवाद का आरोप जो आप लगाते हैं उस पर सफाई देते हुए विपक्ष भी आप पर लगाती है। आपके नेताओं के नाम गिना करके बोलते हैं कि भाई उनके बेटे राज्यसभा में हैं, उनके बेटे विधायक हैं, उनके बेटे सांसद हैं। देखिए, जिस पत्र की बात माननीय प्रधानमंत्री जी ने की थी, उस इंटरव्यू को मैंने भी सुना था, और प्रधानमंत्री जी के पास हर वक्त जाते रहते हैं लेटर्स वगैरह, लेकिन जब प्रधानमंत्री जी मन की बात करते हैं तो उसमें उस तरह की लेटर का चर्चा करते हैं, पत्रों की चर्चा हमेशा करते आए हैं जब से उन्होंने मन की बात कार्यक्रम को शुरू किया है। लेकिन अभी का जो पैमाना अगर आप देखेंगे, समाजवादी पार्टी की हो या कांग्रेस की हो या मैं किसी अन्य पार्टी की बात कर लेता हूँ, अगर उस कोई किसी का, सबसे पहली बात यह है योगेश जी कि कोई भी पार्टी के अगर माननीय विधायक होते हैं या उनके लड़के होते हैं, अगर वो नेतृत्व कर रहे हैं तो उसमें नेतृत्व करने की अगर क्षमता है तो वो कर रहे हैं, जनता उनको एक्सेप्ट करती है तो वो कर रहे हैं, पहली बात। दूसरी बात ये आती है उसमें, दूसरी बात इसमें जो सबसे अहम आती है कि परिवार का कोई अगर एक सदस्य होता है तो समझ में आता है, लेकिन यहाँ पे क्या होता है कि पार्टी के जो संगठन का जो विस्तृत रूप जो तैयार होता है उसमें जो अहम पद होती है वो उस परिवार के खेमे में रहती है, और जब भी वो जीत कर जाते हैं तो सबसे ज्यादा वो अपने विकास की ही बात करते हैं। आप थोड़ी देर के लिए संस्करण उठाकर देख लिए उत्तर प्रदेश का। उत्तर प्रदेश में 2017 के पहले माननीय पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव जी की जो संपत्ति रही होगी और अभी जो संपत्ति का ब्यौरा उन्होंने दिया था, उसमें कितने संपत्ति का इजाफा हो गया। जहां तक मुझे ध्यान में है कि 350 से 400% के आसपास का इजाफा हो गया। राहुल आनंद जी सुन लीजिए, ठीक है, संपत्ति का इजाफा हुआ है, हम इस बात को डिक्लाइन नहीं करते हैं, नो डाउट हुआ है। आपके मंत्री सतीश महाना की संपत्ति देख लीजिए, शायद आप घोषित संपत्ति देखेंगे, अघोषित कितनी है और कहाँ कहाँ क्या हुआ है, अगर बताइएगा तो वो भी बता देंगे आपको। दूसरी बात, जो आपके मंत्री विधायक हैं, आप कह रहे हैं कि एक बेटे तक सीमित होता है। उत्तर प्रदेश में ही नाती भी मंत्री है, पिताजी मंत्री थे ही, सांसद साहब भी हैं, उनके भी पिता, आपको पता होगा ये सारी चीजें। तो ऐसा नहीं है, आप ये कह रहे हैं कि अगर आपके नेताओं को चुना जा रहा है तो जनता की पसंद है, मतलब ये दोहरा मापदंड कैसे भाई? अगर विपक्ष के नेताओं को चुना जा, भाई उन्हें तो भी जनता चुन रही है ना, पसंद करती होगी तभी तो। योगेश जी, मैं आपको एक चीज बताऊंगा, हमारी पार्टी ने एक नया गाइडलाइन जारी किया है जिसमें एक आदमी एक पद की बात की गई है और एक फैमिली से एक पद की बात की गई है। आपने देखा होगा जो सुधार जो है, अभी कुछ दिन पहले हमारी एक सांसद ने मांग की थी अपने बेटे के लिए, सीट की मांग की थी, तो उसी समय यह सर्कुलर आया था और उससे उन्होंने भी अपनी प्रतिक्रिया जारी की थी जिसमें उन्होंने कहा था कि अगर मेरे बेटे को मिलता है तो मैं एक सांसद का पद छोड़ूंगी। ये आपके मीडिया में, अरे वो जानते हैं भाई, बीजेपी जानती है कि वो सीट नहीं निकाल पाएंगे, बीजेपी जानती है कि वो सीट नहीं निकाल पाएंगे। सांसद अगर सीट छोड़ भी देंगी, वो सांसद अगर सीट छोड़ भी देंगी, उन सांसद को भी ये पता है कि उनका बेटा सीट नहीं निकाल पाएगा। हकीकत बता रहा हूं, उन सांसद को ये भरोसा था, सुन लीजिए, उन सांसद को ये भरोसा था कि वो अपने दम पे बेटे को सत्ता पे बैठाल देंगी।
देखिए, अगर कहीं कोई भी बदलाव होता है किसी भी चीजों को लेकर, तो उस बदलाव की हिस्सा भारतीय जनता पार्टी जरूर बनती है। जब हम इस परिवारवाद की बात को करते हैं तो हम भी इसको एक्सेप्ट करते हैं, और हमने ही उस सर्कुलर को लाया है। सांसद का सीट क्या निकलेगा नहीं निकलेगा वो जनता तय करेगी, वो जनता के ऊपर निर्भर करता है। लेकिन हमने ये सर्कुलर लाया तो उस पर हम अमल भी कर रहे हैं, ना कि अन्य पार्टियों की तरह सारे उनके परिवार के लोग ही उसके सदस्य होते जा रहे हैं। यहाँ फर्क मैं आपको बताने का प्रयास कर रहा हूँ कि हमारा फर्क ये है। जी सीके ठाकुर साहब जी, आपको आवाज आ रही है? सीके ठाकुर साहब जी, चलिए ठीक है, संपर्क नहीं हो पा रहा है। ठीक है, दिलीप जी, हमने दरअसल जो आपसे लास्ट सवाल पूछा था, वो सवाल बिहार को लेकर के हमने ये कहा था, आप उसको ज़्यादा एक्सप्लेन कर दिए थे। मैं ये जानना चाह रहा था कि नीतीश सरकार को लेकर के जिस तरीके से बीजेपी के नेताओं में जो बातें निकल करके सामने आ रही हैं, जो खिलाफत का अगर ये कहें कि मुखर हो गए हैं। दिलीप जी की आवाज नहीं आ रही है। ठीक है दिलीप जी, आपकी आवाज। सीके ठाकुर साहब जी, आपको आवाज आ रही है अब? ठीक है, ठाकुर साहब जी, आप ही के पास आएंगे कि जिस तरीके से इस इंटरव्यू में ये भी एक बड़े आरोप लगाए गए हैं। देखिए कि परिवारवाद को लेकर के तमाम सारी चीजें, और ये कहा गया है कि अगर ऐसे ही हालात रहें देश के, जो स्थिति चल रही है, वो कांग्रेस हो, चाहे समाजवादी पार्टी हो, चाहे बीएसपी का भी अब तो उसमें नाम शामिल करने लगे हैं कहीं ना कहीं, तो ऐसे में अगर स्थिति ये रही तो देश का भविष्य क्या होगा? देश के भविष्य के लिए चिंता जाहिर की है, और देश के भविष्य की चिंता जब जाहिर की है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने, तो जाहिर तौर पर है जिस तरीके से 25 साल का वो विजन अब मोस्टली हम अपने हर कामों में लेकर के आ रहे हैं, तो ये भी एक लंबा विजन होगा। उन्होंने देखा होगा, कुछ सोचा होगा, मंथन किया होगा, तब उन्होंने चिंता जाहिर की है। तो कांग्रेस को भी सोचना चाहिए इस विषय में। देखिए, परिवारवाद को बेवजह वो करते हैं। आप ये बताइए कि अमित शाह का बेटा किस औकात का था जिसका जय शाह नाम है? तो जय शाह को कहां बिठाया उन्होंने? तो परिवारवाद हर कोई करता है। मैंने पहले भी कहा कि मोदी जी के कोई संतान है ही नहीं, वो किसके लिए करेंगे? लेकिन उनका संतान है नहीं, जय शाह जी काम कर रहे हैं। ऐसे ही सारे भारतीय जनता पार्टी के लोग हैं, चाहे उनकी बहू हो, बेटी हो, सारे लोग काम कर रहे हैं। जो मैंने कहा कि लोकतंत्र में जो काम करते हैं वो पार्टी के लिए, तो वो करते हैं तो उनको आगे आता है। लेकिन ये बेवजह परिवारवाद का आरोप लगा करके कांग्रेस को ये कर रहे हैं। दूसरी बात, माननीय अभी आप पटना की चर्चा कर रहे थे, मैं वहां बताना चाहता हूं कि माननीय प्रधानमंत्री जी का निशाना है कि नीतीश कुमार उनके आंख में किरकिरे हैं, वो आंखों में गर रहे हैं शुरू से ही। जब से चुनाव हुआ तब से वो उनको हटाना चाह रहे हैं, उनको मुख्यमंत्री बनाना नहीं चाह रहे हैं। तो अभी वो मुख्यमंत्री को पता चल गया, माननीय नीतीश कुमार जी को पता चल गया कि मुझे हटाने वाले हैं, तो अपना फिर से वो जो है विशेष दर्जा का नाम, विशेष दर्जा देना हो तो पिछली सरकार में दे सकते थे। लेकिन वो अभी ये सब मुद्दा जो है प्रधानमंत्री जी के सब जगह नजर है कि हम कहीं ना कहीं हर जगह अपनी सरकार बना लें और भारतीय जनता पार्टी के लोगों को मुख्यमंत्री बना दें। ये उनका मुद्दा है। उनका ये डेवलपमेंट मुद्दा नहीं है। यदि डेवलपमेंट मुद्दा होता तो उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी या मायावती जी के पीछे नहीं पड़ते। ये अपना काम गिनाते, हमारे योगी जी ने ये काम किया, ये काम तो गिनाते नहीं है। उनके जितने योगी जी या उनके जितने भी लोग हैं वो थोड़ा मोड़ा गिनाते हैं, हम ये नहीं किया, ये किया। लेकिन प्रधानमंत्री जी जैसा जो देश का मतलब सर्वोपरि पद है, राष्ट्रपति के बाद प्रधानमंत्री जी आते हैं, तो उनके मुंह से ये छोटी छोटी बातें शोभा नहीं देती। ये तो देखिए गांव में छोटी छोटी जो जगहों में महिलाएं आपस में टॉक करती, वो प्रधानमंत्री का ये दायरा आ गया है। ये गलत है। प्रधानमंत्री का ये भाषण नहीं होना चाहिए। ये बिल्कुल ही गलत भाषण देते हैं, गलत काम करते हैं। वो गिनावे ना, कांग्रेस जितना काम कर दिया, 7 साल हुआ, 7 साल का अपना दायरे में गिना दे तो समझिए कि इस देश का कल्याण हो सकता है। ये सिर्फ और सिर्फ बिजनेस की बात है, चाहे कोरोना काल में रहा हो या कभी भी रहा हो। ये आरोप लगाते हैं कि कांग्रेस ने ऐसा कर दिया, आम आदमी पार्टी ने ऐसा कर दिया। कहीं कुछ नहीं है। जनता को अपना सेंटीमेंट है कि मुझे अब कोरोना, जब लॉकडाउन लगा तो मुझे कहाँ जाना है। कुछ लोग ऐसा कह सकते हैं कि नहीं भाई जाओ अपने गाँव जाओ। भाई दिलीप जी ने कहा कि बंबई के लोग चाह रहे थे महाराष्ट्र के लोग कि बिहार यहाँ से चले जाए, लेकिन आए भी
और बिहारी और उत्तर प्रदेश के लोगों के बिना वहां काम नहीं चला। उन्हें सबको कॉल आया कि भाई आ जाओ, मेरे काम नहीं चल रहा है, मेरी फैक्ट्री नहीं चल रही है, मेरा घर का काम नहीं चल रहा है, चाहे जो भी हो, फिल्मी जगत से लेकर के वहां उद्योगपति लोग हो। तो बिहारी और उत्तर प्रदेश जो कर्मठ व्यक्ति होते हैं, उसकी पूछ हर जगह होगी। उनका मन भी है, वो भी चाहते थे कि हम अपने परिवार के पास, पता नहीं कोरोना महामारी कहां तक ले जाएगा, हमें कहां लेके चले जाएंगे, लोग क्या होगा, अपने परिवार के साथ मरना पसंद करेंगे। ये उनकी मंशा थी। ये प्रधानमंत्री को ये सब टॉक नहीं करना चाहिए। उनके मंत्रिमंडल के लोग करते, उनके पार्टी के लोग करते तो शोभा देता। ये प्रधानमंत्री के पद पर ये सब बातें करते हैं, ये समझिए कि सबसे ओछी बातें हैं, छोटी बातें हैं। ये देश के लिए बहुत ही शर्मनाक है। आप देखिए पंजाब दौरा के समय जो उन्होंने आरोप लगाया कि मेरी जान मारने की जो किया, पूरे विश्व में भारत की मान मर्यादा को उन्हें खंडित करने का काम किया। एक प्रधानमंत्री बोल रहे हैं, एक मुख्यमंत्री उनके अंडर का चीज है, वो एक्शन लेते। अमित शाह क्या कर रहे थे, गृह मंत्री क्या कर रहे थे, उनको एक्शन लेना चाहिए था, उनको करना चाहिए था। देखिए उनका साजिश था वहां पंजाब में, उसको राष्ट्रपति शासन लगा देना था, लेकिन तब तक क्या हुआ कि इलेक्शन कमीशन जो है घोषणा कर दिया चुनाव का। जो उनका स्टेप था वो राष्ट्रपति शासन की ओर ले जा रहा था। वो अपना राष्ट्रपति शासन लगा करके अपने राज्यपाल के अधीन चुनाव करवाते। ये सब देखिए, सब कुछ प्रधानमंत्री मोदी जी की सोची समझी राजनीति है। अब उनकी क्या हत्या हो रही थी, लोग वो मंत्र जाप करवा रहे थे कि भाई मरने वाले थे, अभी मंत्र जाप करवा रहे, सब जगह मुख्यमंत्री लोग करवा रहे थे। ये सब बिल्कुल गलत है, ये देश हित में बिल्कुल नहीं जा रहा है। ये प्रधानमंत्री मोदी जी देश के नाक को कटवाने का काम कर रहे हैं। इसको देखने की जरूरत है योगेश भाई। बिल्कुल ठीक है। दिलीप जी, सीके ठाकुर साहब ने पंजाब का जिक्र किया, तो पंजाब का ही जिक्र कर लेते हैं। एक फिर से दौरे होने वाले हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के, तो ऐसे में जिस तरीके से जो पिछला दौरा था उस दौरान जिस तरीके से सुरक्षा में चूक हुई, उसके बाद तमाम सारा मुद्दे सामने आए और उसके बाद सियासी भी हलचल पैदा हुई है। तमाम सारी चीज़ें कही गई कि कांग्रेस ने बीजेपी पर आरोप लगाए, बीजेपी ने कांग्रेस पर आरोप लगाए। तो अब ये जो इंटरव्यू में दरअसल फिर से एक बड़ा बयान दिया गया है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से, वो कहा गया है कि दरअसल वो तो हर बात कही जाती है, आपने भी सुना होगा, मुझे लगता है कि वो जहाँ भी, चाहे उत्तर प्रदेश हो, बिहार हो, कर्नाटक हो, मध्य प्रदेश हो, झारखंड हो, उड़ीसा हो, कहीं भी चले जाएंगे उनका वहाँ से लगाव रहता है और कोई ना कोई एक स्टोरी रहती है उनके साथ जुड़ी रहती है वहाँ के प्रदेशों की। मतलब ये मुझे बड़ा आश्चर्य होता है कि प्रधानमंत्री जी जब मुख्यमंत्री रहे गुजरात के, तो उस दौरान इतनी चीज़ें, इतना भ्रमण कर लिए, हर जगह से उनका इतना अटैचमेंट, और अब उन चीज़ों का वो बखान करते हैं, ब्यौरा देते हैं। तो पंजाब का भी तमाम सारी चीज़ों का उन्होंने गुणगान किया है और क्या स्थिति उन्होंने बताया। क्या है कि पूरी भूमिका बनाई गई है इस इंटरव्यू के जरिए पंजाब में। योगेश जी, प्रधानमंत्री जी इतिहास के अच्छे विद्यार्थी हैं, या वो नहीं है, उनके जो स्क्रिप्ट राइटर हैं वो अच्छे इतिहास के जानकार लोग हैं, और ये उनका एक स्टाइल है अपना प्रधानमंत्री जी का कि वो जिस क्षेत्र में जाते हैं वहां के इतिहास को पढ़ के जाते हैं। दिलीप यशवर्धन जी, माफ कीजिएगा, यहाँ पर रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद फौरन हाजिर होते हैं और चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी का स्वागत है। चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। हमारे साथ तीनों मेहमान लगातार जुड़े हुए हैं और सीधे चलेंगे दिलीप यशवर्धन जी के पास। दिलीप जी, आप अपनी बात पूरी करिए। योगेश जी, मैं ये कह रहा था कि जो आदरणीय प्रधानमंत्री जी के स्क्रिप्ट राइटर हैं वो इतिहास के अच्छे विद्यार्थी हैं और उन्हें इतिहास की बड़ी जानकारी है, और ये प्रधानमंत्री जी का अपना एक स्टाइल है। 2014 से जब से वो सत्ता में आए हैं तब से वो जहां भी जाते हैं वहां का इतिहास के बारे में वो पढ़ के जाते हैं, उनके स्क्रिप्ट में वहां के इतिहास की जानकारी होती है। अच्छी बात है, इसमें कोई बुरा नहीं है। इतिहास का जानना, उस क्षेत्र में जहां आप जा रहे हैं उसकी क्या विशेषताएं हैं, वहां के लोगों की क्या विशेषताएं हैं, क्या वहां का परिधान है। आप देखिए मोदी जी अक्सर जहां जाते हैं वहां का परिधान भी पहनते हैं। बिल्कुल। वहां का जो ट्रेडिशनल चीजें होती हैं, चाहे वो ट्रेडिशनल डांस हो, चाहे वो ट्रेडिशनल त्योहार हो, उसका भी जिक्र करते हैं। ये अच्छी बात है। ये भारत के प्रधानमंत्री हैं तो भारत के कल्चर के बारे में, भारत के हर क्षेत्र के इतिहास के बारे में जानते हैं, ये बढ़िया है। या जो आपके स्क्रिप्ट राइटर हैं वो लिख के देते हैं, लेकिन ये बातें सामाजिकता के नजरिए से नहीं कही जाती हैं, राजनीति के नजरिए से कही जाती हैं, और किसी भी नजरिए से कही जाए मुझे उससे फर्क नहीं पड़ता है। लेकिन मैं ये जरूर कहना चाहूंगा कि पंजाब में जो भारतीय जनता पार्टी का दावा है वो उतना ही मजबूत और सशक्त है जितना कांग्रेस का उत्तर प्रदेश के लिए। इन दोनों पार्टीज को
कांग्रेस को उत्तर प्रदेश के लिए और भारतीय जनता पार्टी को पंजाब के लिए अभी नाक रगड़ के मेहनत करनी पड़ेगी, तब जाकर के इनका जनाधार कहीं बचेगा, क्योंकि ये दोनों ही स्टेट्स में दोनों ही पार्टी की राजनीतिक जमीन एकदम खत्म हो चुकी है। और इस बार भी आप देख लीजिएगा, पंजाब में भारतीय जनता पार्टी का वोट बैंक 2-4% प्लस माइनस हो जाए तो हो जाए, लेकिन वहां पर टक्कर इस बार भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस की नहीं है, बल्कि कांग्रेस और आप के बीच में टक्कर है। और उत्तर प्रदेश में कांग्रेस कहीं टक्कर में नहीं है, समाजवादी पार्टी और भारतीय जनता पार्टी टक्कर में है। कांग्रेस यहाँ सपोर्टिव रोल जरूर अदा कर रही है। ये जरूर है कि 10 सीटें यहाँ निकलेंगी कांग्रेस की, वो समर्थन दे देंगे समाजवादी पार्टी को। अच्छा, ये कयास अभी से लगाए जाने लगे हैं कि सपा के साथ जो है कांग्रेस जा सकती है, क्योंकि जिस तरीके से नहीं, ये तो प्रियंका जी ने कह दिया, ये कयास कहाँ है। हाँ। अभी 3 दिन पहले प्रियंका जी ने इंटरव्यू दिया, उन्होंने कहा है कि इलेक्शन के बाद भारतीय जनता पार्टी को छोड़ करके हम किसी भी पार्टी के साथ गठबंधन कर लेंगे, ये तो उन्होंने खुद कहा। ये तो फिर इस तरह नहीं, ऐसे बयान, जिन बयानों का आप जिक्र कर रहे हैं, तो ये प्रियंका जी ने तो अपने लिए मुख्यमंत्री का भी दावा ठोक दिया था, उसके बाद पलट गई हैं। दूसरी तरफ अगर मायावती का जिक्र करें, आपको याद होगा मायावती जी ने भी कहा है कि समाजवादी पार्टी को छोड़ करके किसी के लिए भी हम वोट कर सकते हैं। मतलब समाजवादी पार्टी को हराने के लिए वो अपने कार्यकर्ताओं से किसी को भी कहेंगे कि वो मतदान कर दें। तो इसका मतलब बीजेपी के साथ बीएसपी भी जा सकती है। वो तो बीजेपी की बी टीम हो गई है ना मायावती जी, ये तो प्रत्यक्षदर्शी है कि मायावती जी इस समय भारतीय जनता पार्टी के लिए ही काम कर रही हैं। उन्होंने जहां जो भी कैंडिडेट उतारे हैं, वो कैंडिडेट इस तरीके से उतारे हैं कि वो समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के वोट काटे और भारतीय जनता पार्टी को फायदा पहुंचाएं। और इसके बाद जो भी सीटें जीत के आएंगी मायावती जी, और अगर कहीं भारतीय जनता पार्टी की सीटें कम पड़ती है तो पूरा समर्थन हो जाएगा। वो मतलब बिल्कुल एविडेंट है कि इन्होंने समर्पण, बीएसपी ने बीजेपी के सामने समर्पण कर दिया है। अच्छा, 20 को पंजाब में वोटिंग है, मतदान 20 को पड़ने हैं। 14, 16 और 17 इन 3 दिन ताबड़तोड़ रैलियां करने जा रहे हैं फायर ब्रांड नेता प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी। क्या वास्तव में लगता है कि इन 3 रैलियों में वो कुछ कर पाएंगे, कुछ कमाल, या पंजाब में भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं को बूस्टर डोज दे पाएंगे? क्या कुछ नहीं दे पाएंगे। मैंने कहा ना, कांग्रेस में भारतीय जनता पार्टी का कुछ नहीं होगा। चाहे प्रधानमंत्री जी लग जाएं, चाहे पूरा का पूरा बीजेपी वहां जाकर के तंबू गाड़ दे, कुछ नहीं होगा। पंजाब में इनका कोई जनाधार नहीं बढ़ने वाला है। थोड़ा 2-4% की बात का मैं नहीं कह सकता, लेकिन सरकार नहीं बनने वाली है। राहुल आनंद, और ये बार्गेनिंग की कंडीशन में भी नहीं आएंगे, और ये मजबूत विपक्ष भी शायद ना बन पाए। बहुत दूर रहेंगे। राहुल आनंद जी, देखिए बिल्कुल साफ तौर पर जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने जो दावा किया है उस पर भी किसी को विश्वास हो नहीं रहा है। पंजाब में जिस तरीके से आप कह रहे हैं कि आपका जनाधार बढ़ रहा है, लोगों का विश्वास बढ़ रहा है बीजेपी के प्रति, वो बहुत दूर है, अभी केवल ये सपने हैं। राहुल जी, दुनिया कायम है। हेलो जी, आवाज आ रही, बोलिए आप। मैं कह रहा हूँ उम्मीद पे तो दुनिया कायम है, और जहां तक परिस्थिति और समीकरण बदलने की बात होती है तो वो कभी भी किसी भी वक्त बदल सकता है, और जनता किसी भी पाले में कभी भी जा सकती है। तो ये कहना, विश्वास के साथ कहना कि जो मैं बातें सुन रहा था राजनीतिक विश्लेषक की, विश्वास के साथ ये कहना कि सरकार नहीं बनेगी, लड़ाई में कहीं नहीं है, और एक होता है महत्वाकांक्षी होकर और एक अति महत्वाकांक्षी की जो बात है, तो समीकरण कभी भी बदल सकते हैं, और कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती है। और निश्चय ही उत्तर प्रदेश से लेकर जो 5 स्टेट की जो चर्चा की जा रही है, हम देखेंगे 10 तारीख को इसके परिणाम घोषित होने वाले हैं। उस दिन पता चल जाएगा कि किसके पाले में किस जनता जाती है, और किसकी सरकार और किसका राज तिलक होता है, ये निर्भर करेगा। और हम देखेंगे, और निश्चय ही आपको इस चीज के लिए भी विश्वास दिलाता हूं मैं कि हम दोबारा एक चर्चा में बैठेंगे और इसमें इन सारी बातों को चर्चा किया जाएगा कि किसका जनाधार कहां कमजोर है। 10 तारीख को आपको आमंत्रित कर दे रहे हैं, अभी से 10 तारीख को आप ही के साथ बैठेंगे और पंजाब पर चर्चा भी करेंगे। सीके ठाकुर साहब जी, स्थिति वही है आपकी भी, दरअसल जो पंजाब में बीजेपी की है, यूपी में आपकी है। सही, दिलीप जी का प्रेडिक्शन मैं बिल्कुल सही मान रहा हूँ, क्योंकि देखिए जनता ने मन बना लिया कि मुझे योगी को हटाना है, तो जो दल भारी पड़ेगा मैं उसके साथ जाऊंगा। तो निश्चित रूप से वहां अखिलेश जी भारी हैं, मैं एक्सेप्ट करता हूं। अखिलेश जी काफी भारी हैं और अखिलेश जी की सरकार बनेगी।
अब उसमें कांग्रेस की क्या भूमिका हुई तो बाद में बताएंगे, दिलीप जी ने तो बताया है। लेकिन अभी जो पंजाब में, मैं थोड़ा सा प्रधानमंत्री जी के बारे में थोड़ा सा और कह दूं, जो उन्होंने कहा था कि मैं 44,000 रुपया करोड़ रुपया देने वाला था वहां पर, देने वाले आदमी तो ऐसे भी देते हैं। यदि केंद्र से पैसा जाना है सरकार को तो उनको भेज देना चाहिए, तो ऑनलाइन और ऑफलाइन क्या क्या काम होते रहता है उनका, तो वो करते। अब वहां जाकर के ही घोषणा करते, ऐसा कोई नहीं था। मतलब देखिए, ये प्रधानमंत्री जी पंजाब जाए, ठीक कह रहे हैं, पंजाब में जाकर के भी कुछ कर नहीं पाएंगे वो, बल्कि और उनका वोट घटेगा ही, ये निश्चित रूप से है। अब परिस्थिति है, लेकिन प्रधानमंत्री जी को एक मर्यादा में रहना चाहिए, एक उनके सीमा में रहना चाहिए। देश की जनता उनको देखती है, समझती है। वो बंगाल चुनाव के दरमियान भी आपने देखा होगा, बांग्लादेश के आंदोलन में उन्होंने क्या भूमिका निभाया था। आप समझ रहे होंगे कितनी हल्की बातें करते हैं। दिलीप साहब ने कहा कि ठीक है, वो परिधान पहन के जाते हैं, ये अच्छी बातें हैं, इतिहास जानकारी रखते हैं, पढ़ के जाते हैं, होना चाहिए, यह भी अच्छी बात, मैं सपोर्ट करता हूँ इस बात में। लेकिन कुछ बातें, क्या मैक्सिमम बातें वो हल्की करते हैं और सिर्फ बिजनेस की बातें करते हैं। ये प्राइम मिनिस्टर, देखिए देश याद करेगा इस प्रधानमंत्री को कि एक व्यवसायी प्रधानमंत्री, मैंने सिर्फ व्यवसाय के लिए सोच रहा था इस देश में, और एक अपने मित्र बंधु के लिए, उसके लिए एक प्रधानमंत्री आए थे। यह भी मतलब इतिहास याद रखेगा। चलिए, बीजेपी नेहरू जी को याद कर रही है और देश एक बार फिर से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को याद करेगा, इतिहास दोहराया जाएगा। बहुत बहुत शुक्रिया आप तीनों मेहमानों का हमारे साथ जुड़ने के लिए, समय देने के लिए। तो जिस तरीके से एक बार फिर से अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का पंजाब को लेकर के दौरा है, 3 दिवसीय दौरा है। देखने वाली बात यह होगी कि जिस तरीके से राजनीतिक विश्लेषक दिलीप यशवर्धन जी ने बताया कि पंजाब में हालात बिल्कुल वैसे हैं जैसे उत्तर प्रदेश में कांग्रेस के हैं। खैर, ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा कि क्या जनता 5 राज्यों में जो चुनाव होने जा रहे हैं, उन राज्यों की जनता किस पार्टी की ओर रुझान करती है और किसकी सरकार बनाती है। इस चर्चा में फिलहाल मेरे साथ इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए बने रहिए एएनबी न्यूज़ के साथ। नमस्कार।